बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुश्ताक खरल और हमारा एम ए उर्दू का एक हिस्सा चल रहा है जिसमें हम एम ए उर्दू के मुख्तलिफ टॉपिक्स पे हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा हमारी एम ए इंग्लिश, एम ए पोलिटिकल साइंस, एम ए इंटरनेशनल रिलेशंस और LLB की जो वीडियोज़ हैं हमारी प्ले लिस्ट में मौजूद हैं। स्टूडेंट्स उसमें जाकर वीडियोज़ को देखकर अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। जहाँ तक एम ए उर्दू के पेपर्स का ताल्लुक, इसमें आज एक हमारा एक अहम टॉपिक है फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज के हवाले से एक तो वो हिस्सा है, जो पहला हिस्सा जो मैं आपके सामने बयान करूँगा वो उसकी जो इस उर्दू लिटरेचर के हवाले से जो उसकी खिदमात हैं उसको हम देखेंगे। दूसरा हिस्सा जो है वो आपके पेपर के लिए तो नहीं होगा, लेकिन मैं वो पस पर्दा महर्रकात आपको बताऊंगा कि जिन महर्रकात के तहत इस कॉलेज की बुनियाद डाली गई थी। यानी बड़े सग़ीर के अंदर हमारे पर जो हुक्मरानी हुई ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो एक साजिश थी, ये कॉलेज भी उसी साजिश का एक हिस्सा था। बहरहाल जो आपका पेपर की हद तक आपने लिखना है वो इसकी खिदमात की हद तक लिखना है जो इसने उर्दू ज़बान के फ़रोग़ में जो खिदमात सर अंजाम दी हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी इस्टेब्लिशमेंट की कि ये कब इस्टेब्लिश्ड हुआ। तो ये सन 1800 में 10 जुलाई को बुनियादी तौर पर इसका आगाज़ हुआ, लेकिन उस वक्त के जो गवर्नर जनरल थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उन्होंने इस डेट को पीछे की तरफ करके इस डेट को एक्चुअली 4 मई 1800 को इसकी जो सेलिब्रेशन है या फाउंडेशन है उसका बाकायदा अनाउंसमेंट की। इसमें भी बड़ी अहम बात यह है कि उन्होंने 4 मई की डेट सेलेक्ट क्यों की। इसलिए कि ये उन्होंने टीपू सुल्तान को जो शिकस्त दी थी उसकी एनिवर्सरी के तौर पर ऐन उसी डेट को इस कॉलेज की बुनियाद रखी गई। तो ये पहला जो है आपके जहन में आना जाना चाहिए कि पहली जो इसकी बेस है वो भी मुसलमानों के शिकस्त के ऊपर पहली ईंट रखी गई थी। उसके बाद जहाँ तक इसकी खिदमात की हम बात करते हैं तो इसने कम वेश कुछ 7 लैंग्वेजेस में काम किया। 104 के करीब जो है वो तकरीबन इनके वर्क्स थे, और जो पब्लिकेशन थे बुनियादी तौर पर वो 134 के करीब इनकी मुख्तलिफ़ ज़बानों में किताबें शाये हुई। बहुत सी किताबों का जिनमें उर्दू, फ़ारसी, हिंदी, बंगाली, संस्कृत ये ज़बानें थी, इनको इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। और कुछ ऐसी लैंग्वेजेस थी जिसमें फ़ारसी की लैंग्वेजेस को उर्दू में भी तराजिम इनके कराए गए। इस पे बहुत से मुसलमान जो आथर्स थे उनको अच्छी खासी पेमेंट ऑफ़र की गई, मंथली ऑफ़र किए गए, माहाना उनको वजीफ़ा दिया जाता था, उनको मुंशी के लक़ब दिए गए। और इनकी कोशिश ये थी कि जो वहाँ की फ़ारसी ज़बान है जो उस वक्त की मुग़लों की कौमी ज़बान थी, एक तो उस ज़बान का जो ज़ोर था उसको तोड़ना था, और दूसरा मुग़ल हुकूमत के ज़्यादा से ज़्यादा करीब होना था। आपको बेहतर पता है कि अब जब भी पढ़ते हैं तारीख़ को कि बरतानिया जो है वो उसने हिंदुस्तान पे कब्ज़ा किस तरह किया। ताजर के रूप में आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाई, लेकिन उन्होंने ये के बाद दिखे हमारे तमाम जो स्ट्रक्चर्स है, हमारा जो एजुकेशनल है, हमारा पॉलिटिकल, हमारा सोशल और हमारा जो माशी जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, इस पे उन्होंने कब्ज़ा किया और बिलाखिर वो कामयाब हो गए। और तकरीबन 90 साल के करीब उन्होंने हम पे एक आज़ादाना तरीके से हुकूमत की। बहरहाल जो किताबें यहाँ पर फोर्ट विलियम कॉलेज के थ्रू जो मरकज़ी किताबें जिन पे काम हुआ, मैं उनकी लिस्ट आपके सामने दे देता हूँ। आप ज़रा अपनी स्क्रीन पे देखेंगे कि वो किताबें जिनका तर्जुमा हुआ मुख्तलिफ़ अंदाज में, और हिंदुस्तान की तारीख़ में आज भी उनको याद रखा जाता है। उनमें मोहम्मद हुसैन कलीम दहलवी की तर्जुमा खसूसुल कलम, हकीम शरीफ ख़ां देलवी का तर्जुमा कुरान, सैयद इंशाअल्लाह ख़ां इंशा देलवी की ईरानी कहते की कहानी, दरिया लताफ़त मिर्ज़ा कतील की दरिया लताफ़त, मदनुल फ़वाइद मौलवी इस्माइल देलवी की तक़वियतुल ईमान, सैयद आज़म अली अकबर आबादी का खाना सरवर, मिर्ज़ा रजब अली बेग का फ़साना अजायब, और मीर अमन की सबसे जो मशहूर किताब है, अगर आप इसमें ज़्यादा फेमस जो आपके आमतौर पर उर्दू के सिलेबस में पढ़ाई जाती है, मीर अमन देलवी की बाग़ व बहार है, जो किस्सा 4 दरवेश हमारी फ़ारसी ज़बान से इसका तर्जुमा किया गया था। तो अमीर खुसरो की एक दास्तान थी जिसका फ़ारसी के बाद उर्दू में तर्जुमा, सादा सलीस उर्दू में तर्जुमा कराने की कोशिश की गई। तो ये जो
तर्जमा था बेसिकली उस वक्त के जो प्रिंसिपल थे गिलक्राइस्ट ने मीर अमन देलवी से रिक्वेस्ट की थी कि इस किताब का तर्जमा किया जाए। इन किताबों के तर्जमे कराने का बुनियादी मकसद यही था कि किसी ना किसी तरीके से हिंदुस्तान की जो मुख्तलिफ़ ज़बानें हैं उनसे आशनाई हासिल की जा सके और जितना जल्द हो सके हिंदुस्तान के पूरे स्ट्रक्चर पे कब्ज़ा किया जा सके। बाज़ वजूहात की बिना पर 1854 में इस कॉलेज को बंद करना पड़ा, लेकिन उस वक्त तक वो अपने अज़ाइम हासिल कर चुके थे। अब मैं आता हूँ उन नुकात की तरफ जिन नुकात के तहत इस कॉलेज को कायम किया गया, क्योंकि 1841 में जब इन्होंने एक एजुकेशनल पॉलिसी बनाई जो है जिसको जस्ट मिकाले कहते थे, बाद में उनको सर मिकाले का खिताब दिया गया। उन्होंने हिंदुस्तान के वाले जो पॉलिसी बनाई, आज तक हम उसी पॉलिसी के ग़ुलाम बने आ रहे हैं। आज तक हम नहीं जान छुड़वा सके कि आज भी हमारी अंग्रेज़ी लाजमी ज़बान है। हम एक इस्लामी मुल्क होने के बावजूद इस्लामियात को लाजमी नहीं करार दे सके। इस्लामियात हमारी ज़्यादा से ज़्यादा इंटरमीडिएट तक एक थोड़ा सा पोर्शन जो है वो लाजमी है, बाकी जब तक इंग्लिश क्लियर नहीं होती उस वक्त आपकी जॉब नहीं होती। इसलिए बहुत से स्टूडेंट्स इस्लामियात जैसे उर्दू जैसे मज़मून को भी वो अख्तियारी मज़ामीन के तौर पर या तो लेते हैं या फिर इसकी जगह कोई और मज़ामीन ले लेते हैं, लेकिन इंग्लिश को पास किए बगैर वो आगे नहीं बढ़ सकते, आगे उनकी जॉब्स वगैरह नहीं होती। तो ये साजिश, ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो एक वक्त में हम पे हमले किए एजुकेशन की फील्ड में, लॉर्ड मैकाले की पॉलिसीज़ और साथ साथ वो विलियम कॉलेज ने, ठीक है इसमें कोई शक नहीं कि ट्रांसलेशन भी बहुत सी कराई गई, बहुत सा खिदमात भी आज भी इसके पैरेलल जो एक अगर आप कहें कि इसके बिल्कुल उसकी एक फ़ोटोकॉपी हमारे सामने चल रही है तो वो पेफ के स्कूल चल रहे हैं। बज़ाहिर तो आपको फिनंशियल एड मिल रही है, मुसलमान बड़े खुश हैं कि जी हमें बहुत अच्छी इमदाद मिलती है, फ़िक्स चेक आ जाता है, लेकिन इसके पस पर्दा आप देखें कि इस्लामियात और पाक स्टडी के सब्जेक्ट्स को उन्होंने यहाँ से निकाल दिया है। इसका मतलब ये है कि जो आज का नया बच्चा है वो हमारी नज़रिया इस्लाम और नज़रिया पाकिस्तान से बिल्कुल बेखबर रहेगा। यही वो नुकात थे जो फोर्ट विलियम कॉलेज को कायम करने में सामने रखे गए थे कि जो आने वाला दौर होगा वो इंग्लिश जो लोग अंग्रेज़ मुलाजिम हैं वो एक तो हिंदुस्तान की ज़बानों को समझ सकें और फिर जितना जल्द हो सके हिंदुस्तान के पूरे इलाके पे, क्योंकि वो इसको सोने की चिड़िया समझते थे। तो इन उनकी कोशिशों से 1832 में फ़ारसी का जो ज़ोर है उसको तोड़ा गया। फ़ारसी जो इस वक्त तक मुग़लों की कौमी ज़बान चली आ रही थी उसको ख़त्म करके उर्दू को हिंदुस्तान की कौमी ज़बान के तौर पर ऐलान किया गया। लेकिन इसके जो दूररस नताइज यही थे कि 1857 की जंग आज़ादी के बाद हम लोग एजुकेशन के हवाले से तो चले हम पीछे चले गए थे, सियासी तौर पर हम बिल्कुल बुरी तरह नाकाम हुए। फिर 70 और 80 की दहाई में इन्होंने हमारे मजहबी जो मैदान था उसमें भी हम पे कारी वार किया और ग़ुलाम मोहम्मद को सामने ले आए, जो फितना कादियानियत की बुनियाद रखी गई, जिसकी आज तक हम जिसके नुकसानात का सामना कर रहे हैं। आज भी ख़त्म नबूवत पे जो सवालात उठ रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ उसी फितने की वजह से हैं जो अंग्रेज़ों ने ग़ुलाम मोहम्मद को सामने लाकर उसको पेमेंट दे के उसको सामने अंग्रेज़ों की वफ़ादारी के लिए लोगों को कायल करने के लिए इस्तेमाल किया। तो ये एक सीरीज़ है, अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से पढ़ें तो हमें बज़ाहिर तो बहुत से अनासर ऐसे लगते हैं जो हमारे मस्बत लगते हैं कि हमारी शायद बेहतरी के लिए, मुसलमानों की बेहतरी के लिए वो इक़दाम उठाए गए थे। हकीकतन ऐसा नहीं था। अंग्रेज़ों की पॉलिसी हमेशा स्लो पॉइजनिंग की पॉलिसी पे ये लोग अमल करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता हमारी रगों के अंदर जो हमारी गैरत है उसको निकालने की कोशिश करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता पॉइज़न डालते हैं, जहर डालते हैं, जो कई साल बाद या कई सदियों बाद इसके असरात सामने आते हैं। तो आज भी उनकी एक जहर पेफ स्कूल की सूरत में मौजूद है। मैं अक्सर मेरे दोस्त यही कहते हैं कि आप पेफ स्कूल के मुखालिफ हैं। मैं उनको कहता हूँ कि बज़ाहिर आपको इसका मुनाफा नज़र आ रहा है, बज़ाहिर आपको इसकी फ़िनंशियल एड नज़र आ रही है, लेकिन इसके पस पर्दा महरक़ात का आपको शायद अंदाज़ा नहीं है। आप भी उस गेम का हिस्सा बने हुए हैं जो गेम हमारे ख़िलाफ़ एक 200 साल 300 साल पहले से चल रही है। IMF, वर्ल्ड बैंक, ये सारी उसी सीरीज़ का एक कंटिन्यूटी है। तो आप इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें कि ये फोर्ट विलियम कॉलेज जहाँ इसने उर्दू और बाकी ज़बानों के हवाले से ग्रां कदर खिदमात सर अंजाम दी, लेकिन इन खिदमात के पीछे में बहुत से राज और बहुत से जो मकारियाँ और बहुत से जो मकासद थे वो कार फरमा थे, क्योंकि अंग्रेज़ कभी
مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے، اور وہ کبھی بھی مسلمانوں کے فلاح و بہبود کے لیے کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے۔ جو بھی کام کرتے ہیں اس کے پس پردہ تحریکیں اور ہوتی ہیں، پس پردہ محرکات ہوتے ہیں جن کے لانگ ٹرمز جو بیڈ ایفیکٹس ہیں، ورسٹ ایفیکٹس ہیں، وہ ہمیں بعد میں فیس کرنے پڑتے ہیں۔ تو یہ ہماری آج کی ویڈیو، اپنا اور دوستوں کا بہت خیال رکھیں۔